झील एक ऐसे जलीय क्षेत्र है, ये कैसे क्षेत्र है? जलीय क्षेत्र है ये। या तो ये पूर्णतया स्थल आबद्ध होंगे, स्थल से घिरे हैं, या आंशिक रूप से समुद्र से जुड़े होते हैं। क्या कहलाती हैं? झीलें कहलाती हैं, उन्हें झील कहते हैं, वो झील क्षेत्र कहलाते हैं। पूर्णतया स्थल से घिरे हों, जैसे सांभर झील राजस्थान। आंशिक रूप से समुद्र से जुड़े हों, जैसे चिल्का झील उड़ीसा में। झीलों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा झीलों में उपस्थित पानी जल का क्या नेचर है, क्या स्वरूप है उसका, क्या गुणवत्ता है उसकी, उस आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे हम। चलिए देखते हैं। तो इसे क्या करें? इसे दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1, झीलों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। आखिर कौन कौन सी झीलें हैं जो अलग अलग तरीके से निर्मित हुई हैं, अर्थात वो कौन से प्रकार हैं जो अलग अलग तरीके से निर्मित हैं। इधर करेंगे हम जल की प्रकृति, या क्या बोले उसे, गुणवत्ता। जल की प्रकृति या गुणवत्ता के आधार पर झीलों का वर्गीकरण, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें नंबर 1 विवर्तनिक झीलें, नंबर 2 ज्वालामुखी झीलें, नंबर 3 लैगून झीलें, नंबर 4 हिमानी द्वारा, नंबर 5 पवन द्वारा, नंबर 6 जल द्वारा या नदी द्वारा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विवर्तनिक झील की। विवर्तनिक झील क्या हो जाए? स्थल का उत्थान या अवतलन। क्या कहलाता है ये विवर्तन कहलाता है, विवर्तन। और इस तरह से उत्थान हुआ हो क्षेत्र में, और उत्थित क्षेत्र में, उठे हुए क्षेत्र में कोई निम्न एरिया है और उसमें क्या हो जाए? पानी भर जाए, तो इस तरह से निर्मित झील क्या कहलाएगी? विवर्तनिक झील कहलाएगी। उठा हुआ क्षेत्र है, उस उठे हुए क्षेत्र के निम्न क्षेत्र में, निम्न भाग में क्या हो जाए? पानी भर जाए। फिर क्या होगा वो? क्योंकि स्थल का जो उत्थान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इसलिए झील का नाम क्या है? अच्छा, उसका उदाहरण क्या बताया मैंने? उदाहरण बताया था मैंने आपको, एक बुलर झील और दूसरा डल झील। कहाँ है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। ये दो हमारे पास एग्जाम्पल हैं विवर्तनिक झील के, ज्वालामुखी निर्मित झीलें। अब देखिए क्या हुआ, यहां से ये मैग्मा इसे तोड़ करके, भूपरपट्टी को तोड़ करके बाहर निकला, और बाहर निकल के बड़ी मात्रा में लावा के रूप में एक आकृति बना दी, शंकुआकार, जिसे हमने क्या बोला? ज्वालामुखी पर्वत। लेकिन इसका जो मुख है, वो जो मुख है ज्वालामुखी शांत होने के बाद ये मुख खाली रह गया। इसमें क्या हो जाएगा?
इसमें समय के साथ साथ बरसात का पानी भर सकता है, पानी भर गया तो इस तरह से जो झील बनी उस झील का नाम क्या हो गया, क्रेटर झील हो गया। क्या हुआ, ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई और उसके बाद कुछ समय पश्चात ज्वालामुखी शांत होने के बाद उसके मुख में पानी भर जाता है। वो जो पानी भरा हुआ है किसके मुख में भरा हुआ है, ज्वालामुखी के मुख में भरा हुआ है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर, और पानी भर जाए उसमें तो क्रेटर झील हो गई ये बात। और जब इस क्रेटर झील का हम क्या कर दें, आकार बड़ा कर दें, आकार बढ़ा दें, जब इसका आकार हमने बढ़ा दिया तो उसे क्या बोल दिया हमने, उसे हमने कॉल्डेरा बोल दिया। अब लेगून क्या है, लेगून झील ये है क्या, हम इसकी बात करेंगे। लेगून झील होता क्या है, देखिए ये भी हम कहाँ से चीज़ों को ले या कहाँ से समझें, अपने भारत से ही समझें। ये भारत का तटीय क्षेत्र है, भारत का ये तटवर्ती क्षेत्र है। आप ये देखिए जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ की जो चट्टानें हैं वो अलग अलग नेचर की, अलग अलग प्रकृति की होंगी। कोई कठोर होगी तो कोई मुलायम भी होगी, कोई कठोर होगी कोई मुलायम होगी, कोई चूना पत्थर युक्त चट्टानों की भी होगी। अर्थात कुछ चट्टानें घुलनशील भी होंगी जो आसानी से पानी के साथ घुल जाएं या आसानी से उनका कटाव हो जाए, आसानी से कट छट जाएं, आसानी से उनका अपर्दन हो जाए। तो समुद्र की लहरें लगातार तटवर्ती क्षेत्रों में अपना फंक्शन, अपना वर्क करती हैं, वो लगातार अपना प्रहार करती हैं। तो जो मजबूत चट्टानें हैं वो तो ज्यों के त्यों वहीं रहती हैं, लेकिन जो कमजोर चट्टानें हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, वो कटना शुरू हो जाती हैं, वो पानी के साथ घुलना शुरू हो जाती हैं और पानी अंदर तक का एरिया कवर कर लेता है, साफ कर देता है, मिट्टी को बहा करके साथ बाहर ले जाता है और वहाँ पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ पानी भर जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चिल्का झील, इसका दूसरा एग्जाम्पल बेम्बनाथ झील, तीसरा एग्जाम्पल कौन, अष्टामुद्री झील है। किससे बनी है, समुद्री लहरों से बनी है, समुद्री लहरों से। लेकिन हमने बोला क्या इन्हें, लेगून झील बोला। पहले ये देखिए कैसे निर्मित हुई, महासागरीय तरंगों द्वारा। कटने छटने से, स्थल के कटने छटने से स्पेस मिल गया, जगह मिल गई, उसमें समुद्र का पानी एंट्री कर गया और इस तरह से क्या बन गई है, लेगून झीलें बन गई। क्या नाम है इसका, चिल्का, इसका नाम क्या है, बेम्बनाथ, बेम्बनाथ, और इसका नाम क्या है, अष्टामुद्री। अब देखिए ध्यान दें, बात ये आती है यहाँ पर कि ये झीलें समुद्र से अटैच हैं, समुद्र से जुड़ी हुई हैं। अब शब्द आता है लेगून, लेगून का दूसरा नाम है पश्च जल। पश्च जल जो पीछे की ओर, स्थल की ओर भरा हुआ पानी हो और समुद्र से अटैच हो, स्थल में पीछे की ओर भरा हुआ पानी हो और समुद्र से वो एक तरफ से जुड़ा हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम लेगून कहते हैं। सिंपल तरीके से अगर हम बोलें तो मैं ये कह सकता हूं कि समुद्र से जुड़ी हुई खारे पानी की झीलें लेगून कहलाती हैं। ठीक है, तो लेगून झीलें क्या हैं, लेगून झीलें खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। ठीक है, क्या हो, समुद्र से जुड़ी हो, यह भी ध्यान रखना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हम बात करेंगे हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। किसके द्वारा, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। आप चाहें तो नोट करके यहां लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए कि दुनिया में सर्वाधिक झीलें कैसी हैं, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। दुनिया की अधिकांश झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। नोट कर लें इस बात को, विश्व की अधिकांश झीलें हिमानी निर्मित है,
हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, इनका निर्माण कैसे होता है, मुझे ये बताना आपको। क्या होता है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और इससे बहुत बड़ा ग्लेशियर ऐसे खिसक रहा है, और जब ये ग्लेशियर खिसक करके यहाँ आएगा तो यहाँ पर प्रेशर डालेगा और यहाँ की मिट्टी को काटेगा, और इसे काट करके यहाँ से काटेगा और यहाँ जमा कर देगा, यहाँ से काटेगा और यहाँ जमा कर देगा, देख रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, सब खाली हो जाएगी, यहाँ की मिट्टी खाली हो गई, और फिर ये यहाँ पर हिमानियों के अग्रिम भाग में गड्ढा हो जाएगा। जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो यहाँ पड़ी हुई बर्फ सब पिघल जाएगी और यहाँ क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। इस तरह से ग्लेशियर्स या हिमानियाँ जब गति करती हैं तो अपने रास्ते में जहाँ तहाँ गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण कर देती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में आकर के बर्फ सारी पिघल जाती है नीचे आकर के, और उसके बाद उन गड्ढों में पानी भर जाता है। इस प्रकार निर्मित झीलें हिमानी निर्मित झीलें कहलाती हैं। इसे हिमानी निर्मित झील का जो नाम दिया है उसे हम कहते हैं टार्न झील। जैसे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील क्या थी, क्रेटर झील थी, वैसे हिमानी द्वारा निर्मित झील क्या कहलाती है, टॉर्न झील कहलाती है। मैंने अभी बताया आपको, हिमालय की अधिकांश नदियां, हिमालय की अधिकांश झीलें, विश्व की अधिकांश झीलें जहां बर्फ पड़ती है वहां अधिकांश झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलें मिलेंगी, अर्थात टॉर्न झीलें मिलेंगी आपको। बात क्लियर हो गई। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, उत्तराखंड में तालों का ताल, तालों का ताल कौन है, नैनीताल। यहां की अधिकांश झीलें, यहां की अधिकांश झीलें कैसी हैं, हिमानी निर्मित है, हिमानी निर्मित है। अधिकांश झीलें हिमानी निर्मित हैं। खुद में नैनीताल, यहां पर जो नैनी झील है ये भी क्या है, हिमानी निर्मित है। ये भी हिमानी निर्मित है, नैनीताल झील। और तमाम खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल, 50 तरह के ताल हैं यहाँ पर। तो उत्तराखंड की अधिकांश झीलें कैसी हैं, हिमानी निर्मित झीलें हैं। बात क्लियर हो गई अभी। चलिए अब पवन द्वारा निर्मित झीलें, ये देखिए कैसे शुष्क क्षेत्रों में पवन बिना किसी रुकावट के अबाध रूप से संचलन करती है, बहुत स्पीड से बहती है, आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गमन करती है। उसे कोई रोकने वाला, कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव होता है। तो पवनें खुलकर बहती हैं, खुलकर बिल्कुल, और स्पीड से बहती हैं। लेकिन इन पवनों के बीच में उच्च दाब और निम्न दाब के कुछ चक्रवातों का, बवंडर का, झंझावातों का हस्तक्षेप होता है, जिससे इनकी सीधी दिशा विक्षेपित हो जाती है और ये ऐसे ऐसे भी हो जाती हैं। उस रेत को जब इन्होंने क्या किया, नीचे की तरफ मूव किया, तो वहां से मिट्टी क्या कर देती हैं, वहां से उस रेत को उड़ा के ले जाती हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये देख रहे हैं आप। अब पवन ने क्या किया, पवन ने यहां पुश किया और फिर यहां की मिट्टी उड़ा करके यहां ले गई, फिर यहां की मिट्टी उड़ा करके यहां ले गई, और ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया पूरा नीचा हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। देख रहे, इधर भी ऊंचा, इधर भी ऊंचा, और नीचे बीच में नीचा हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे रेत हट जाएगी, पक्की मिट्टी निकल आएगी। यहाँ की सारी रेत, सारी सैंड, सारी बालू हट गई यहाँ से,
सारी बालू यहाँ से उड़ जाती है, नीचे पक्की मिट्टी निकल आती है, बरसात हो जाएगी तो पानी आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भर जाएगा। पानी को रेत ही तो पी लेगा, रेत ही तो उसे क्या कर लेगा, सोख लेगा पानी को। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, नीचे पक्की मिट्टी आ गई, अब वहाँ तो भर जाएगा पानी आराम से, तो पानी यहाँ रुक गया। इस तरह से मरुस्थलों में कुछ ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहाँ पर पानी भर जाता है। ऐसी झीलें क्या कहलाती हैं, प्लाया कहलाती हैं, प्लाया। तो पवन द्वारा निर्मित झीलें क्या कहलाएंगी, प्लाया। ठीक है, प्लाया झील, प्लाया झील। सांभर झील इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरी बात यह है, ये याद रखना है कि मरुस्थलीय झीलें ये भी क्या होती हैं, इनका भी एक नेचर है। वो नेचर क्या है, खारा पानी। खारा होने की वजह सुन लीजिए क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं, जिसे हम कहते हैं रेत। अब आपने ये भी पढ़ा था कि चट्टानें फुलफिल ऑफ मिनरल्स होती हैं, अर्थात खनिजों का मिश्रण होती हैं। चट्टानें खनिजों का मिश्रण होती हैं, उसमें हर प्रकार के खनिज होते हैं। कुछ घुलनशील खनिज भी होते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। ये घुलनशील तत्व पानी के साथ बह करके कहाँ गए, झील में आ गए। अब पानी यहाँ से क्या होगा, बाष्पीकरण होगा तो शुद्ध रूप में उड़ेगा, लेकिन बरसात होगी तो आसपास के क्षेत्रों से घुलनशील तत्व फिर यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर लवणता की मात्रा बढ़ती रहेगी। इसीलिए ये झीलें क्या हो जाएंगी, खारी हो जाएंगी। और आप ये बात जज करके देखना, सोच कर देखना कि समुद्र से भी ज़्यादा खारापन क्या होता है, मरुस्थलीय झीलों में होता है, क्योंकि इनमें लवणता की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है। समुद्र में जो हो गई वो हो गई, अब समुद्र में कहाँ से आएगी। लेकिन इन झीलों में मरुस्थलों से पानी के साथ घुल घुल के वो नमक आती रहती है और यहाँ स्टोर होती रहती है, इसलिए इनकी खारेपन की जो परसेंटेज है वो लगातार इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। इसलिए कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील देखें, सबसे बड़ी खारे पानी की झील देखें स्थल पर, तो वो कौन है, सांभर झील है, स्थल पर। इतना ध्यान रखना। और आज बड़ी मात्रा में सांभर झील से नमक की आपूर्ति होती है। बहुत बड़ा नमक का स्रोत कौन है, सांभर झील है। नदी द्वारा निर्मित झीलें इसमें क्या होता है, जब जल की मात्रा कम हो, बहाव कम हो, पानी की स्पीड गति मंद हो, तो ऐसी स्थिति में जो नदी सीधी बह रही थी, जो नदी ऐसे बह रही थी, वो नदी ऐसे ऐसे बहना शुरू कर देती है, ऐसे ऐसे बहना शुरू कर देती है। ये देखो आप। और फिर कभी इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। फिर जब पानी की मात्रा बढ़ती है तो ये अपना मार्ग क्या करती है, सीधा करती है, अपना मार्ग सीधा करती है। तो ये वाले एरियाज, ये वाले देख रहे हैं, इनमें पानी भरा रह जाता है और गहरे एरिया होते हैं, और ये परित्यक्त एरियाज होते हैं, परित्यक्त क्षेत्र होते हैं। इन जल क्षेत्रों को क्या नाम दे रखा है, गौखोर या छाड़न झील। गौखोर झील या छाड़न झील। अब यहां बात आती है, इसके उदाहरण दे दीजिए आप। तो मैदानी क्षेत्र की झीलें प्रमुख उदाहरण है। 2-4 नाम ले लेंगे। एक तो बुलर झील भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। बुलर और डल झील भी इसके एग्जाम्पल है। ये नंबर 1 ये हो गया, और नंबर 2 ये अलग चीज है, ये अलग है। इसमें झेलम नदी होकर निकलती है ना, तो संभवतः
झेलम नदी के द्वारा निर्मित झीलें तो नहीं है, ऐसे कयास लगा लिए गए। जल की गुणवत्ता है, या क्या बोलेंगे, प्रकृति के आधार पर प्रकार। दो होते हैं, नंबर 1 खारा पानी, खारा पानी की झीलें, और दूसरा क्या है, ताजा ताजा या मीठा पानी की झीलें। ताजा या मीठा का मतलब यह है, मीठे का मतलब यह है जो पीने योग्य हो उसे हम मीठा कह रहे हैं। अब ये जो खारा पानी की झीलें हैं, क्या देख रहे हैं हम, खारा पानी की झीलें। ये खारा पानी की झीलें आपको 2 स्थानों में मिलेंगी, मोस्टली 2 स्थानों में मिलेंगी। नंबर 1 मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और नंबर 2 समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तो खारे पानी की झीलों को अगर हम इन्हें भी बंटवारा करें, इनका भी वर्गीकरण करें, तो इनके क्षेत्र के आधार पर 2 प्रकार का वर्गीकरण है। क्षेत्र के आधार पर, एक वो झीलें जो मरुस्थलों में पाई जाती हैं, और एक वो झीलें जो समुद्र से जुड़ी होती हैं, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मरुस्थलीय झीलें मैंने बताया था आपको खारी क्यों होंगी। मरुस्थलीय झीलों में मैंने कहा था कि सारी रॉक्स, चट्टानें छोटे छोटे कणों में बिखरी हुई होती हैं, और उन चट्टानों के कुछ तत्व घुलनशील होते हैं जो पानी के साथ बहकर निम्न क्षेत्रों में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। और पानी मरुस्थल की गर्मी से बाष्पीकरण होकर के उड़ता रहता है। बरसात का पानी अपने साथ लवणता को बहाकर घोलकर लाता रहता है, और ये प्रोसेस सालों भर जब जब वर्षा होती है चलता रहता है, ये चलता रहता है। और इस तरह से मरुस्थलों की झीलें कैसी हो जाती हैं, खारी हो जाती हैं। उदाहरण सामर झील, सामर झील देख रहे हैं आप, सामर झील। और अब इधर आ जाए समुद्र तटीय झीलें। समुद्र तटीय क्षेत्रों में झीलें हैं। समुद्र का पानी कैसा है, समुद्र का पानी खारा है। मैंने बताया था समुद्री लहरें तटवर्ती क्षेत्रों को काट देती हैं, जो कमजोर चट्टानें होती हैं वो पानी के साथ बह जाती हैं और वहां पानी भर जाता है। ये स्थल की ओर काट करके लहरें पानी अंदर भर जाए, स्थल की ओर लहरें मिट्टी को काट दे और उनमें पानी भर जाए, इस तरह से भरे हुए पानी को पश्च जल कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च जल। नाम क्या है, लैगून। क्या नाम है, लैगून कहते हैं उन्हें। अब समुद्र का पानी खारा, तो ये अटैच है समुद्र से, लैगून झीलें अटैच है किससे, समुद्र से, तो इनका पानी कैसा होगा, खारा होगा, इनका पानी भी खारा होगा। तो ऐसी झीलें जो समुद्र से अटैच हो लैगून कहलाती हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने कहा समुद्र के तटों पर पाई जाने वाली झीलें कैसी होंगी, खारी होंगी, बशर्ते क्या हो, वो समुद्र से जुड़ी हो, समुद्र से जुड़ी हो। उदाहरण देख लेते हैं समुद्र से जुड़ी हुई झीलों का। उदाहरण क्या है, नंबर 1 चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राज्य कौन सा है, उड़ीसा। नंबर 2 वेम्बनाड झील। क्या नाम है, वेम्बनाड। और नंबर 2 अष्टमुद्री। ठीक है, दोनों किस राज्य में है, ये केरल में। दोनों कैसी हो गई, लैगून हो गई है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली समुद्र से अटैच झीलें क्या कहलाती हैं, लैगून या पश्च जल कहलाते हैं। ताजा या मीठा
पानी झील में होगा तो वो झीलें कहाँ होनी चाहिए? नंबर 1 पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र वो भी कैसे हो? जहां क्या पड़ती हो? बर्फ वाले क्षेत्र। ये भी जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कि पर्वत क्षेत्र कैसे हो? शुष्क हो, गर्म हो, तो वहां भी खारे पानी झीलें हो सकती हैं। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र हो वो भी कैसे हो? जहां बर्फ पड़ती हो, उन क्षेत्रों में। नंबर 2 मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पे क्या करती हो? नदियां बहती हो और जल की आपूर्ति करती हो। या बड़े पैमाने पे क्या होता हो? बड़े पैमाने पर वर्षा क्षेत्र। यहां क्या मिलेंगे आपको? ताजा या मीठा पानी की झीलें मिलेंगी आपको। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया क्या? जैसे बुलर झील, डल झील, नैनी झील है, भीमताल, नौकुचिया ताल। इस टॉपिक की तीसरी बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे झीलों का क्षेत्रीय वितरण। कौन कौन सी झील कहां कहां किस किस राज्य में पाई जाती है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। कुछ झीलें मानवकृत भी होती हैं। मानवकृत झीलें, मानवकृत झीलें वो झीलें होती हैं जो किसी औचित्य की पूर्ति हेतु बनाई जाती हैं। मान लीजिए आप डैम बना रहे हैं। डैम बनाने के पीछे आपका जो औचित्य है वो ये है कि हो सकता है आपको सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता हो, विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यकता हो, बाढ़ नियंत्रण के लिए आपको आवश्यकता हो। इन बातों को ध्यान में रख करके आपने एक डैम बना दिया। डैम के पीछे जो पानी भर गया वो झील मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील कहलाती है वो। झीलों का क्षेत्रीय वितरण राज्य स्तर पर, इसकी बात करेंगे। कौन कौन सी झील कौन कौन से राज्यों में है? नंबर 1 हाँ J&K में झीलें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बुलर झील और नंबर 2 डल झील। ठीक है, इसके आगे क्या लिख देंगे? इसके आगे लिख देंगे ये दोनों ताजा पानी, ताजा पानी की झील है ये। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, बुलर झील के बारे में लिखेंगे, भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील। डल झील के बारे में लिखेंगे, किसके लिए प्रमुख है ये? पर्यटन के लिए। डल झील पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका ताल। तो हिमाचल प्रदेश की 3 इंपॉर्टेंट झील हो गई, सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका ताल। इन 3 झीलों को याद रख लेंगे। नंबर 3 यूके, भीमताल, सात ताल, नैनीताल। नंबर 4 है राजस्थान। राजस्थान में नंबर 1 सांभर झील, नंबर 2 पचभद्रा झील, नंबर 3 ढेवर झील, नंबर 4 पुष्कर झील, नंबर 5 महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मिलेगी लोनार।
लोनार। इसकी महत्ता क्या है? ये क्रेटर झील है। केरल, केरल में नंबर 1 वेमनाड, नंबर 2 अष्टामुद्री, नंबर 3 कोट्टा झील। ये 3 महत्वपूर्ण झीलें हैं केरल की। आंध्र प्रदेश, इसकी महत्वपूर्ण झील नंबर 1 कोलेरू, कोलेरू, और नंबर 2 पुलिकट। यहाँ जो कोलेरू है ये डेल्टाई झील है। कैसी झील है? डेल्टाई। नदियों ने जो डेल्टा का जवाब किया है, मिट्टी जवाब किया, उसके बीच में अब पानी एकत्रित हो गया नदियों का, और ताजे पानी की झील है ये कोलेरू। लेकिन इसका नाम क्या रख दिया हमने? डेल्टाई झील, क्योंकि इसे आगे से रास्ता क्या कर दिया? पानी का बंद कर दिया। नदियों ने मलबा जमा दिया, उससे पीछे पानी रुक गया और पानी वहाँ स्टोर हो गया। इस तरह से ये डेल्टाई झील है। पुलिकट झील, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा क्या नाम है इसका? द्वीप है ये, श्रीहरिकोटा है और ये द्वीप है ये। और इस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पर, ठीक है। तेलंगाना, हुसैन सागर, पूछी गई झील है ये, हुसैन सागर, उस्मान सागर, ठीक है। उड़ीसा, यहां कौन सी है? चिल्का झील। इसके बारे में नंबर 1 भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। एक बात हो गई है। दूसरी बात, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, और लैगून क्या बोलते हैं? पश्च जल। मणिपुर, मणिपुर झील का नाम है लोकटक, लोकटक झील। देखिए, पूर्वी भारत की, उत्तरी पूर्वी भारत की, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। एक बात ये हो गई लोकटक के बारे में। इसी झील में एक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है राष्ट्रीय उद्यान का? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, तैरता हुआ उद्यान कहते हैं इसे। किस झील में है ये? लोकटक झील में। सिक्किम, प्रसिद्ध झील सोंगमो, एकमात्र प्रसिद्ध झील सिक्किम की सोंगमो। इस तरह से झीलों का क्या हो गया? ये क्षेत्रीय वितरण हो गया और चैप्टर क्लोज हो गया।